इस वीडियो में हम विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में स्टडी करेंगे, समझेंगे इनको। तो जो पिछले वीडियोस हैं उनको अगर आप देखेंगे, उनमें जो चीजें दी गई उनको समझेंगे तो ये जो आने वाली चीजें वो बहुत आसानी से समझ में आएंगे आपको। तो उन वीडियोस को जरूर देखिए। जो 3 चीजें हैं यहाँ पर, उनमें सबसे पहले हम देखते हैं कि विद्युत सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। तो जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसमें विभिन्न धातु की 2 छड़ होती हैं और ये दोनों छड़ एक द्रव में डूबी रहती है। इस तरीके से 2 छड़ रहती हैं और ये द्रव में डूबी रहती है। तो इनमें से एक छड़ धनात्मक होती है और एक होती है ऋणात्मक। इनको हम कहते हैं क्या? इनको कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं इनको? इलेक्ट्रोड कहते हैं इनको। इनको इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो अब इस जो ये द्रव जो होता है इसको हम कहते हैं विद्युत अपघटन। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं विद्युत अपघटन। तो ये विभिन्न धातु की 2 छड़ जो होती है एक द्रव में डूबी रहती है और इनमें से एक धनात्मक छड़ होती है और एक ऋणात्मक होती है। तो ये जो धनात्मक है इसको हम कहते हैं धन टर्मिनल और जो ऋणात्मक है इसको कहते हैं ऋण टर्मिनल। इसको कहते हैं हम धन टर्मिनल और इसको कहते हैं ऋण टर्मिनल। तो अब ये जो सेल है, जो हमने ये चित्र बनाया, एक सेल का बनाया ये, तो इसमें अगर हम इन छड़ों को, जो ये धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल है, इनको अगर हम एक तार से जोड़ देते हैं तो इसमें एक विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। तार से जोड़ने के बाद एक विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। तो इस तरीके से जो ये सेल होता है ये क्या करता है? ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सेल क्या होता है? तो हमने यहां से विद्युत सेल की डेफिनेशन लिख ली कि विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो यहां पर हमने एक चित्र बनाया विद्युत सेल का। ये चित्र क्या है कि ये विभिन्न धातु की 2 छड़ हैं जिनको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इनको हम प्लेटें भी कह सकते हैं। इसमें से जो प्लेट जो होती है उसको धन टर्मिनल, जो ऋण प्लेट होती है उसको ऋण टर्मिनल हम कहते हैं, और जो ये द्रव होता है जिसमें डूबी रहती है उसको हम विद्युत अपघटन कहते हैं। तो जैसे इस धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल को हम किसी तार से जोड़ देते हैं तो उस तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो जो सेल में रासायनिक क्रिया होती है उसके द्वारा अब इसकी पूर्ति होती रहती है और विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। इस तरीके से जो सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब हम देख लेते हैं जो हमारा दूसरा टॉपिक है, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल। तो हमने यहां पर विद्युत वाहक बल की डेफिनेशन लिख ली। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित, पूरे परिपथ में उसमें सेल भी सम्मिलित है, सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल, यहां से हमको देखने में पता चल रहा है कि विद्युत वाहक बल एक प्रकार का बल होगा, लेकिन विद्युत वाहक बल नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक विभवांतर है। विद्युत वाहक बल
यहां से देखने से जो हमको पता चल रहा है कि एक प्रकार का बल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बल नहीं है, ये एक विभवांतर ही है। तो अब मान लिया कि परिपथ में Q आवेश को प्रवाहित करने में W कार्य किया जाए, Q आवेश को प्रवाहित करने में W कार्य किया जाए या सेल द्वारा W ऊर्जा दी जाए, तो जो विद्युत वाहक बल होता है वो होता है E बराबर W/Q, और इसका जो मात्रक होता है वो विभवांतर की ही तरह वोल्ट होता है। विभवांतर की तरह इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो E बराबर क्या होता है? W/Q। और अब यहां से देखने से पता चल रहा है हमको कि ये बल नहीं है, ये एक विभवांतर है। अब देखिए एक चीज और हम यहां से समझ लेते हैं कि जो सेल के अंदर जो धारा प्रवाहित होती है वो ऋण टर्मिनल से, सेल के अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, होती है। लेकिन जो बाह्य परिपथ में हमको पता है, बाह्य परिपथ में विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है वो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। बाह्य परिपथ में हमको पता है सेल के बाहर या बाह्य परिपथ में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है? धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। ये हमको पता है, ये हम जानते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये। तो समझने वाली बात यह है कि सेल के अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, ऋण से धन की ओर। अब चूंकि विद्युत धारा धनावेश के प्रवाह की दिशा में ली जाती है, तो जो ऋण टर्मिनल होता है वो निम्न विभव पर होता है और जो धन टर्मिनल होता है वो उच्च विभव पर होता है। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि जो धनावेश होता है सेल के अंदर निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है, क्योंकि ऋण टर्मिनल निम्न विभव पर है और जो धन टर्मिनल वो उच्च विभव पर है। तो सेल के अंदर जो धनावेश है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है, क्योंकि सेल के अंदर विद्युत धारा ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। ये बात यहां से क्लियर हो जानी चाहिए। लेकिन बाह्य परिपथ में, सेल के बाहर जो बाह्य परिपथ होता है, अगर मान लिया हम इसको तार से जोड़ दें तो जो विद्युत धारा होगी कैसे होगी? धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर प्रवाहित होगी। तो ये बात हम पहले से जानते हैं, ये बात हम यहाँ पे समझिए। अब देखिए जो सेल को हम ऐसे प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं, तो अब चूंकि जो सेल के अंदर विद्युत धारा ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की होती है, तो जो विद्युत वाहक बल होता है वो ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर दिश रहता है। विद्युत वाहक बल की दिशा को हम इस तरीके से तीर के निशान से दिखाते हैं और ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर दिखाते हैं। ये बात यहां से समझने वाली, क्योंकि इसका हम आगे यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो विद्युत वाहक बल किधर को दिश रहता है? ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, और ये है यहाँ पर विद्युत वाहक बल E। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र नहीं है, यहाँ पर कैपिटल E से हमने क्या प्रदर्शित किया? विद्युत वाहक बल, ना कि विद्युत क्षेत्र। तो अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर, जो हमारा है टर्मिनल विभवांतर, और इसको हम यहां पर देख लेते हैं। इसके लिए हम एक चित्र बना लेते हैं। चित्र बनाने के लिए हम क्या करें? देखिए यहां पर हमने एक परिपथ बनाया जिसके विभिन्न भाग हैं, एक भाग ये है, एक भाग ये है, एक भाग ये है। हम इनको प्रतिरोध भी कह सकते हैं, और यहां पर हमने इसको एक सेल से जोड़ दिया है, और सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो है E। मान लिया कि इसमें ये प्रतिरोध R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अब देखिए यहां पर जो आवेश प्रवाहित होगा, जो सेल के द्वारा जो आवेश प्रवाहित करने में कार्य होगा उसको हम यहां पे देखेंगे, और
अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इसमें जो आवेश प्रवाहित होगा इस भाग में, इस भाग में, इस भाग में समान आवेश प्रवाहित होगा। मान लिया कि आवेश जो प्रवाहित होने वाला है वो है Q। मान लिया कि Q आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इस भाग में भी Q ही आवेश प्रवाहित होगा, इस भाग में भी Q ही आवेश प्रवाहित होगा, इस भाग में Q आवेश प्रवाहित होगा। तो अगर मान लिया इस भाग में Q आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य W1 है, और इस भाग में जो ये भाग है, इस भाग में विद्युत आवेश को, Q आवेश को, जो आवेश है इसको प्रवाहित करने में किया गया कार्य W2 है, और इस वाले भाग में आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य W3 है। और कुल कार्य क्या है? W है। जो सेल द्वारा जो कुल कार्य किया गया है, सेल द्वारा जो कुल ऊर्जा दी गई है वो W है। तो यहां से W बराबर क्या हो जाएगा? देखिए W बराबर हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3, ऐसे तो हो जाएगा ये। तो अब हमने मान लिया कि V1 बराबर हो गया W1 अपॉन Q। इसके लिए, इस भाग के लिए जो V1 है वो, या हम ये कह सकते हैं जो इस भाग के लिए जो आवेश प्रवाहित करने में जो कार्य किया गया वो W1 है। तो अब यहां से देखिए W1 बराबर क्या हो जाएगा? V1 Q, ऐसे ही हो जाएगा। इसी तरीके से इस भाग के लिए जो कार्य किया गया आवेश को प्रवाहित करने में वो W2 है, तो W2 बराबर क्या हो जाएगा? V2Q, और W3 बराबर क्या हो जाएगा? V3Q। तो अब चूंकि यहां से अगर हम देखें तो E बराबर क्या होता है? W बटे Q। तो W जो यहां से देखा हमने, और W क्या हो जाएगा? फिर यहां से W हो जाएगा E इंटू Q। तो अगर हम यहां से देखें तो W E इंटू Q बराबर क्या हो गया? V1Q प्लस V2Q प्लस V3Q। यहां से Q कॉमन लेके Q से Q कैंसिल कर देंगे दोनों पक्षों को में, तो E बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहां से हमको ये पता चल रहा है कि जो ये V1, V2, V3 है, ये इन, जो ये मान लिया कि ये एक भाग है, ये एक भाग है, ये एक भाग है, तो ये इस भाग, या अगर मान लिया यहां पर हम एक बिंदु ये ले लें, यहां पर एक बिंदु ये ले लें, और यहां पर एक बिंदु ले लें, तो इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर V1 है, इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर V2 है, और इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर V3 है। तो इसका मतलब कि जो कुल विभवांतर है वो किसके बराबर है? विद्युत वाहक बल के बराबर है। और इसको हम कहते हैं, इस बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है, इन दो टर्मिनलों के बीच का, ये टर्मिनल विभवांतर हो गया V1। अगर ये दो टर्मिनल है, इनके बीच का विभवांतर क्या हो गया? V2। और ये दो टर्मिनल है, तो इनके बीच का विभवांतर क्या हो गया? V3 हो गया। तो इसका मतलब टर्मिनल विभवांतर को अब हम यहां से परिभाषित कर सकते हैं। तो हमने यहां से टर्मिनल विभवांतर की डेफिनेशन ली, किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। जैसे हमने यहां पे देखा कि ये दो बिंदु हैं, इनके बीच का टर्मिनल विभवांतर क्या है? V1 है। तो Q आवेश को प्रवाहित करने में कार्य कितना किया गया? W1। तो टर्मिनल विभवांतर V1 क्या हो गया? W1 बटे Q। इसी तरीके से V2 क्या हो जाता है यहाँ पे? W2 बटे Q। इसी तरीके से V3 क्या हो जाता है? W3 बटे Q। तो टर्मिनल विभवांतर क्या होता है? किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच, जैसे कि ये दो बिंदु हैं, यहां पर ये दो बिंदु हैं, यहां पर ये दो बिंदु हैं, तो दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।